हेलो बच्चों। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज की वीडियो में हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट करने वाले हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। वीडियो पर चलते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? HCF 306 और 657, 306 और 657 का बच्चों HCF हमें दिया हुआ है। एलसीएम हमसे इन्हीं दो संख्याओं का, देखिए इन्हीं दो संख्याओं का HCF है, इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम हमसे पूछा गया है। तो बच्चों, इसके लिए सूत्र है वो आपको याद रखना होगा। और सूत्र क्या है देखिए। सूत्र है हमारे पास HCF गुणा एलसीएम बराबर है पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांकों का गुणनफल, ये सूत्र बच्चों मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था। सत्यता की जांच वाले में वही सेम है। तो HCF तो बच्चों हमें क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। एलसीएम का हमें पता लगाना है। पूर्णांकों का गुणनफल मतलब 306 गुणा 657, 306 गुणा 657। तो यहां से बच्चों एलसीएम निकल के आ जाएगा 306 गुणा 657। बटे में गुणा की संख्या है बच्चों, गुणा की संख्या है तो गुणा की संख्या का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। इस प्रकार से आप काट लीजिए कोई भी संख्या, या तो इसको काट लीजिए या तो फिर इसको, क्योंकि HCF वाली संख्या का भाग दोनों में ही चला जाता है। इसको काटना चाहते हैं तो इसको काट लीजिए। इसका हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 7 63 बचेगा 2, 9 3 27। यदि बच्चों आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 3 छक्की 18 और 3 तिया 9, 6 7 42 और 7 छक्की 42 और 7 तिया 21, 8 3 9 4 13 का 3 का हासिल 1 हो जाएगी बच्चों। 1 और 1 2, 22,338 आपका बच्चों कंप्लीट इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जांच कीजिए कि क्या जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत मतलब होता है, प्राकृत का मतलब होता है बच्चों, प्राकृत का मतलब होता है 1 2 3 4 ऐसे, ये अनंत तक ये संख्या हो सकती है। तो जांच कीजिए क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस प्रकार से मान लो ये संख्या तो ये 0 पर समाप्त हो रही है। मैं और संख्या लेता हूं जिस प्रकार से बड़ी संख्या, तो ये भी 0 पर समाप्त हो रही है। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि 6 की घात n एक प्राकृत संख्या है। 6 की घात कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 1000 कितनी भी संख्या हो सकती है 6 की घात n। यदि हम जब उसे हल करेंगे तो क्या वो है 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है। तो चलिए एक मैं आपको थोड़ा सा इसका फॉर्मूला समझा देता हूँ, तो आप खुद में खुद इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो देखिए बच्चों, वो क्या बात है उस चीज को एक बार आप अच्छे से समझिए। जैसे मान लो मैं कुछ संख्या लिखता हूँ 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11, इस प्रकार से मैं अभाज्य संख्याओं को यदि गुणा करता हूँ बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर मतलब जैसे इस प्रकार से है, इकाई का अंक 0 नहीं होगा। यदि मैं और संख्या लिख सकता हूँ 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो बच्चों ये भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यदि मैं और संख्या लिखता हूँ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, तो बच्चों मैं कहूंगा ये 0 पर समाप्त होगी। इसमें अंतर क्या है ये आपको समझना है। इसमें अंतर ये है बच्चों, इसमें देखिए 2 दिख रहा है, इसमें 2 नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, लेकिन यहां पर देखिए 2 भी है और 5 भी है। बच्चों
जब किसी भी दो संख्याओं को गुणा करने पर यदि एक बार जीरो आ जाए, यदि किसी भी संख्या को गुणा करने पर यदि एक बार जीरो आ जाए, तो उसे ऐसी कितनी ही संख्या से गुणा कीजिए, हमेशा इकाई के स्थान पर जीरो अवश्य आएगा। तो बच्चों यहाँ पर किसी भी संख्या को आपस में गुणा करने पर जीरो नहीं बनेगा। जैसे इन दोनों को गुणा करिए, जीरो नहीं बनेगा, या ये दो संख्या गुणा कीजिए, जीरो नहीं बनेगा। कोई भी दो संख्या गुणा करके आप देख लीजिए, जीरो नहीं बनेगा। इसी प्रकार से इसमें भी नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर बन रहा है। यदि मैं इन दोनों को गुणा करता हूं तो 10 आ जाता है, 5 दूनी 10। अब इकाई के स्थान पर जीरो हुआ। अब इसको किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, इकाई के स्थान पर हमेशा जीरो ही आएगा। 3 से किया 30 आया। आप 7 से कीजिए, हमेशा इकाई के स्थान पर जीरो आएगा। तो कहने का मतलब, जब इस प्रकार से गुणे हों और उसमें यदि किसी दो संख्याओं का गुणा जीरो आ जाए, तो उसे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा कर लीजिए आप, हमेशा इकाई के स्थान पर जीरो ही मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है, किसी भी संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए उसमें 2 गुणा 5 होना अनिवार्य है। कहने का मतलब, यदि किसी संख्या का गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो ही वो जीरो पर समाप्त होगी, अन्यथा वह संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं इसका आंसर लिख देता हूँ इधर। तो इसको चलिए लिखा ही रहने दीजिए। चलो देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं, चूंकि यदि यदि किसी संख्या पर हल कर रहे हैं, हम हल में लिख रहे हैं, यदि किसी संख्या पर किसी संख्या के क्योंकि हम जानते हैं, इस प्रकार से लिखिए, ये भी ठीक नहीं रहेगा, इसे मैं हटा देता हूं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के जीरो पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना अनिवार्य है। ये बात हमको समझ में आ गई। यदि किसी संख्या को जीरो पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना अनिवार्य। 2 कितनी बार हो सकता है तो इस पर घात हो जाएगी, 5 भी कितनी ही बार हो सकता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 और 5 होना अनिवार्य है। तथा 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 की घात n। यदि मैं 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करता हूं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड मतलब इस प्रकार से करूंगा, तो सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा, 2 तिया 6 और 3 एकम, तो क्या आएगा बच्चों, 2 गुणा 3। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 की घात n में 2 तो है लेकिन 5 नहीं। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इस 6 की घात n का यदि हमने जब बच्चों अभाज्य गुणनखंड किया तो उसमें बच्चों 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं है। होना क्या चाहिए, 2 और 5 होना अनिवार्य है। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से बच्चों आपका ये आंसर
कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये जो लाइन है इतनी कठिन नहीं है, आप आराम से इनको लिख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और इसका अंतिम क्वेश्चन शायद और भी है 7 नंबर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो चलिए एक बार हम पहले इस संख्या को लिख लेते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो बच्चों देखिए जो गुणा में संख्याएं होती है वो क्यों एक संख्या मानी जाती है। कहने का मतलब ये एक संख्या है और ये एक अलग संख्या है, इसमें दो संख्या है। तो इस संख्या में भी 13 है और इस संख्या में भी 13 है। इसका मतलब बच्चों में 13 तो कॉमन ले ही सकता हूँ। तो इसमें क्या बचेगा, इसमें से 13 बाहर है तो अंदर बचेगा 7 गुणा 11 ये बचेगा। और बच्चों इसका जब 13 यहाँ पर चिन्ह प्लस है और 13 में जब 13 का भाग देंगे तो 13 एका 13। तो बच्चों इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला, 13 मिला। तो हम लिखेंगे इसका उभयनिष्ठ, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चों क्या है, 13 है। क्योंकि जब उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिल जाता है इसका मतलब वह संख्या 13 से भाज्य है। 13 है अतः यह 13 से भाज्य होगी, अतः ये 13 से भाज्य होगी। चलिए इसका पहला क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट है इसका, वो देखिए क्या है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो बच्चों यहाँ से और यहाँ तक एक संख्या है, दूसरी है संख्या। तो बच्चों इसमें भी 5 है, इसका मतलब इसमें भी 5 का भाग जा सकता है। इसमें भी 5 है दूसरी संख्या में, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जा सकता है। तो मैं इसमें से 5 कॉमन ले ही सकता हूँ। तो 7 गुणा 6 5 बाहर आ गया, अंदर बचा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1। क्योंकि 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। तो बच्चों इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें क्या मिला, इसका उभयनिष्ठ, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः 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 यह 5 से भाज्य होगी। जो ये संख्या है बच्चों किससे भाज्य हो जाएगी, 5 से भाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार यानी गोल राउंड में वृत्ताकार पथ यानी रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को बच्चों 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। किसको, दूसरे बच्चे का नाम लिखा नहीं है, चलिए मैं लिख देता हूँ। जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि नाम का लड़का है, तो लगाने में रवि को, यहाँ पर बच्चों एक नाम आ जाएगा, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं बच्चों, तो कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से है कुछ, ये वृत्ताकार पथ इस प्रकार से है। तो बच्चों यहाँ 2 लड़के खड़े हैं, एक इधर खड़ा है और एक इधर। एक लड़की है सोनिया और एक लड़का है रवि। मान लो ये सोनिया है, ये है अपने पास सोनिया और इसको 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट।
और बच्चों ये लड़का है रवि, इसको 12 मिनट में एक चक्कर पूरा हो जाता है। 12 मिनट में एक चक्कर, कहने का मतलब जो रवि है वो उसकी गति तेज है और सोनिया की जो गति है बच्चों वो थोड़ी धीमी है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ये स्टार्ट करेंगे तो रवि तो कुछ ज्यादा आगे पहुंच गया होगा और सोनिया कुछ पीछे रह गई होगी। इसी प्रकार से रवि और ज्यादा आगे, क्योंकि उसकी स्पीड तेज है। सोनिया थोड़ी सी और आगे बढ़ी होगी। इसी प्रकार से रवि बहुत ज्यादा आगे चला गया होगा, सोनिया और आगे बढ़ी होगी। इसी प्रकार से रवि का तो राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा, अभी सोनिया का राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी प्रकार से रवि फिर और आगे जाएगा और इस प्रकार से फिर और है। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो बच्चों आगे निकलने में समय अधिक लगता है। जैसे ये गाड़ी है, एक गाड़ी यहाँ पर है, यदि ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, स्पीड है इनकी एक ही दिशा में, तो इसे आगे निकलने में टाइम लगेगा बच्चों। और यदि ये विपरीत दिशा से हो, एक गाड़ी इधर से आए दूसरी गाड़ी इधर से आए, तो ये बहुत कम समय में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि डबल स्पीड हो जाती है। इसकी भी स्पीड से, एक स्पीड से इधर से गाड़ी जा रही है, ऐसे एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी है, तो ये इतनी स्पीड से ऐसे बिल्कुल स्पीड से क्रॉस करेंगी। और यदि एक ही दिशा में चलेंगी ये गाड़ी, ये भी दौड़ लगा रही, ये भी दौड़ दौड़ रही है स्पीड से, तो ये धीरे धीरे इस गाड़ी से आगे निकल पाएंगे। कहने का मतलब जब दोनों एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में गति करती है तो समय अधिक लगता है, और विपरीत दिशा में जब गति होती है तो समय कम लगता है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों रवि और सोनी एक ही दिशा में दौड़ लगा रही है, इसका मतलब दोबारा मिलने में उन्हें समय अधिक लगेगा। और जब समय अधिक लगेगा उसके लिए बच्चों आपको ध्यान रखना है, एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को हल। तो देखिए देखिए एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय 18 मिनट। कितना लगेगा बच्चों? और एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, रवि को कितना समय लग रहा है बच्चों? 12 मिनट। अब देखिए हमें क्या करना है, रवि और सोनिया को, रवि और सोनिया को उसी स्थान पर, उसी स्थान पर दोबारा, दोबारा देखिए कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। तो रवि और सोनिया को पुनः मिलने पर, ऐसे लिख दो, रवि और सोनिया को पुनः प्रारंभिक स्थान पर, इस प्रकार से लिख दो, या रवि और सोनिया को उसी स्थान पर लिख दो, एक ही बात है। उसी स्थान पर मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय बच्चों हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है वह बच्चों, हमें इसका एलसीएम लेना होगा। 18 और 12 का क्या लेना होगा बच्चों? एलसीएम। तो देखिए 2 से डिवाइड दे दीजिए, 2 नाम 18, 2 छक्की 12, फिर 2 से दीजिए 9 और 2 तिया 6, फिर 3 से डिवाइड दीजिए, 3 तिया 9। शायद ये आपको दिखाई नहीं देगा, ज्यादा नीचे पहुंच गया है। चलिए एक बार मुझे ये डायग्राम मिटाना होगा। थोड़ा सा देखिए बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा, और ना तो वीडियो को वापस कर लेना, आपको मिल जाएगा ये डायग्राम। मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो देखिए क्या करना होगा बच्चों, हमें एलसीएम अब हो जाएगा आपका 18 और 12। तो यदि हम 2 से डिवाइड देना है तो 2 नाम 18, 2 छक्की 12, फिर 2 से जिसमें डिवाइड नहीं जाता उसे छोड़ देना है, 2 तिया 6। अब दीजिए 3 का,
3 तिया 9, 3 एकम 3 और 1 और 1। तो बच्चों आपका जो समय हो जाएगा बच्चों 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 मिनट का बच्चों उन्हें समय लग जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपका ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बस समझने वाली बात थी वो मैंने आपको समझा दी। बिल्कुल आसान और सिंपल ये क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि प्रश्नावली का एंड हो चुका है। अब हम अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में आपको फिर जरूर करवाएंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।